युवा हैं और यूथ हैं, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे लगे रहते हैं रील बनाने में। विकास जी को कहीं ख्याल नहीं आया कि हम भी रील बनाएं, यूट्यूब पे छाया जाए, बड़ा पैसा कमाया जाए? कहीं ये दिमाग में नहीं आया कभी? जैसे इसरो है या कोई भी एक कितना भी टफ क्यों ना कंपटीशन हो, शुरुआत अगर अच्छी है तो वो हो ही जाएगा। कभी ना कभी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कई बार, बाकी अगर पेशेंस और लगन से काम लिया जाए तो वो अंततः हो ही जाना है। वो उसमें आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जानी है। आपकी आंखों में आंसू? जब ऐसा माहौल बनता है, एक हमारे बहुत सारे मित्र आए, हमारे समाज के भी लोग आए। अभी तो खुशी की बात है। हाँ, तो बस खुशी के मारे मेरे आंसू थे। मेरे बच्चे का वक्तव्य मैं सुन रहा था, तो जो मैंने सिखाया, जो मैंने प्रेरणा दिया, मैं देख रहा हूँ कि वही छवि उसके अंदर है। सारे दर्शक सुनना चाह रहे हैं कि जिस लड़के का चयन वैज्ञानिक पद पे हुआ है तो उसका बैकग्राउंड तो लोग खंगालना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो स्टोरी क्या बताइए पूरी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक के न बैठे मंजिल के राही, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा आएगा। आपने वो हौसला रखा, साहस रखा और आज इस मुकाम पे आप हैं। और आपके माता पिता से जब हम बात कर रहे थे तो उनके आंख में आंसू थे। बेटे को कैसा लग रहा था जब माँ बाप के आंखों में आंसू होते, वो भी खुशी के? सर वो समझ लीजिए मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं प्राइड फील कर रहा था कि हाँ चलिए कुछ ऐसा कर पाया हूँ उनके लिए कि उन्हें लग रहा है कि हाँ उनकी मेहनत, उनकी तपस्या जो है वो कुछ हद तक सफल रही है। पद तो यही रहेगा, साइंटिस्ट स्लैश इंजीनियर बोलते हैं इसको। तो इस पद के चयन के लिए दो रास्ते हैं। एक ये है कि इसरो खुद से अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसको ICRB नाम से जाना जाता है। तो वो अक्सर एक ट्रेंड रहा है कि 2-2, 3-3 साल के गैप पे होता है। मतलब हर साल आने वाला एग्ज़ाम नहीं है। तो 2-2, 3 पढ़ाई कहाँ तक की है? सर मैंने तो अभी बीटेक और उसके बाद फिर एमटेक परस्यू कर रहा हूँ अभी। एमटेक मेरा IIT खड़गपुर से चल रहा है VLSI में। बीटेक मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में करी है और वो 2022 में कंप्लीट हो गया था। और 2024 में मैंने एमटेक के लिए IIT खड़गपुर VLSI डोमेन से वो शुरू किया। एक तो सही 2024 में सर काम मेनली वही, मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन ही रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में जो भी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की नीड्स हैं वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोलर्स बनाना जो कि प्रॉपर हर एक्चुएटर्स को और इंजन्स को कंट्रोल करे, प्रॉपर स्पीड पे प्रॉपर ब्रेक्स वगैरह प्रॉपर अप्लाई हो। जो मतलब फॉर एग्जांपल आप रोवर बना रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ जो कि मूव कर रही है आपसे धरती से हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर तक जा रही है वो, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये हमारा मेन कंसर्न रहता है। मतलब बेटे ने कमाल किया है, 11वीं रैंक ला के पूरे भारत में नाम रोशन किया है। कितनी खुशी महसूस कर पा रहे हैं, आज के पुत्र कर नहीं पाते। अभी हम बात कर रहे हैं ना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाते हैं, आपके बेटे ने देर रात मेहनत करके काम कर लगन से और इतना बड़ा नाम किया। क्या कहे नहीं कि ये लड़की पसंद है, इससे प्यार किया जाए, इसलिए कि बड़ा काम किए आप, तो पापा का सीना गर्भ से चौड़ा कर दिए आप। अगर शायद वो चीज़ किए होते तो जो आज हम इंटरव्यू आपका कर रहे हैं और आपके पापा और बड़े भैया छोटा भाई बैठा है, वो चीज़ें ना हो पाती। क्यों? तो कभी हुआ नहीं ऐसा। एक कड़वा सवाल, पिताजी बैठे हैं और आप एक प्रेरणा स्रोत बने हैं इस एरिया के, अमेठी जनपद के, प्रदेश में 11वीं रैंक लाना, तो एक कड़वा सवाल पूछेंगे, शायद आप उस पर जवाब भी ना दे पाएँ। मुझे कितनी खुशी है मैं बयां नहीं कर सकता, शायद मेरे पास शब्द नहीं है। और मेरे बेटे के अंदर हमेशा टैलेंट रहा है और हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया इसको। जब कभी निराशा हाथ आती थी तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इनको हम एक कहानी सुनाया करते थे। नमस्कार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद से निकल के आ रही है। मुंशीगंज स्थित राम लखन सीट, संतोष मोदनवाल के बेटे विकास मोदनवाल ने कमाल कर दिया है। इसरो में वैज्ञानिक के पद पर इनका चयन हुआ है। आपने अगर न्यूज़ें, खबरें, आप टीवी पे रहते हैं, देखते हैं, तो वैज्ञानिक इसरो देश का सबसे बड़ा इसरो DRDO है, उसके तहत काम करेंगे ये। और पूरे देश की बात करें तो 11वीं रैंक आई है। जनपदों में खुशी की लहर है कि विकास मोदनवाल ने कमाल किया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकास जी हैं। धन्यवाद सर, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे सर कि सबसे पहले कि जैसे इसरो है या कोई भी एक कितना भी टफ क्यों ना कंपटीशन हो, शुरुआत अगर अच्छी है तो वो हो ही जाएगा। कभी ना कभी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कई बार, बाकी अगर पेशेंस और लगन से काम लिया जाए तो वो अंततः हो ही जाना है। वो उसमें
आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जानी है। हाँ, कभी-कभार ये होता है कि इमीडिएट आपको तुरंत से उसका शायद ना दिखे, असर ना दिखे या उल्टी दिशाओं में चीज़ें जाती हुई दिखें। लेकिन अगर संयम से और लगन से काम लिया जाए, तो वो अंततः वो ज़ाया कहीं नहीं जाएगी, किसी न किसी फ़ॉर्म में आपको ज़रूर रिटर्न करेगी वो। तो ये हमारा सबसे पहला बड़ा मानना है। दूसरा ये कि ये इस कॉम्पिटिशन को निकालने के पीछे जैसे हमें तो लगता है हमारा 10-20% ही हमारा योगदान रहा है। बाकी 80% योगदान देखिए हम क्या होते हैं कि हम अपने आसपास रह रहे या आसपास जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उन्हीं का एक तरह से समीकरण है, एक तरह से हम कह सकते हैं। मतलब वो कैसे हैं, उनके संस्कार कैसे हैं, उन्होंने कितना परिश्रम किया है और कैसी प्रेरणा दी है आपको, किस तरह के माहौल में आप रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक तरह से बहुत रोल प्ले करती हैं आपके कॉन्फिडेंस, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरा श्रेय तो शायद 10-20% हो सकता है, बाकी 80% किसका श्रेय है? 80% श्रेय तो मैं कहूँगा मेरे घर वालों का और मेरे जो सबसे निकट मित्र हैं, 2 मित्र हैं मेरे, एक हिमांशु है और एक विवेक है। हिमांशु सिंह और विवेक सिंह 2 हैं हमारे स्कूल में। उन दोनों के कांस्टेंट सपोर्ट और उन दोनों का हमेशा प्रोत्साहन रहना, ये भी हमारे अपने आप में एक जैसे कोई ऑलरेडी सेम फील्ड या एजुकेशन की फील्ड में रह रहा बंदा अगर आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ आप सही रास्ते पे हो, बस लगे रहो, तो एक अलग उसका इमेज बनता है, एक अलग ही। पिताजी रोकेंगे आपको, खास करके बात करें आज के युवाओं में, तो एक जॉब मिल जाए, वहीं पे अपना जीवन यापन के कैसे ख्याल आया कि अगर बनना है तो सिर्फ विकास जी को वैज्ञानिक ही बनना है? सर इसका तो सही देखा जाए तो मेरा ऐसा कुछ यही एकदम से शार्प एम नहीं था, बस इतना सा एम था मेरा कि जो भी है इसी फील्ड में है मेरा, जो कुछ भी है इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में ही मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके अलावा और कोई फील्ड में ना तो मुझे रुचि थी और ना ही मुझे लगता था कि मेरा कोई उसमें एक्सपर्टीज़ है। बचपन से ही एक तरह से इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सही मेरा मैं आई गेस स्टोरी तो सारे दर्शक सुनना चाह रहे हैं कि जिस लड़के का चयन वैज्ञानिक पद पे हुआ है तो उसका बैकग्राउंड तो लोग खंगालना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो स्टोरी क्या बताइए पूरी। सर देखिए, अगर मैं सही कहूँ कि रुचि इस फील्ड में आई कहाँ से, तो उसके 2 मेन स्रोत थे। सबसे पहला तो ये कि जैसे बचपन में सभी को खिलौने पसंद होते हैं, हमें भी पसंद थे तो मुझे खिलौने ज़्यादातर तो हम टॉय कार का एक तरह से सपना देखा करते थे जब छोटे थे, तो क्या रिमोट कंट्रोल्ड कार हो और जो भी चीजें। हाँ, मतलब हमें एक चीज़ चाहिए थी उसमें कि ज़रूर कुछ ना कुछ लाइट, साउंड या मूवमेंट जनरेट करने वाला जो अपने आप चले, हमें बार-बार ढकेलना ना पड़े, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो वो सब चीज़ें तो थी, ठीक है, वो खिलौने वाली बात तो अलग थी। वो तो बहुत छोटे थे तब की बात थी। उसको तोड़ना, बनाना, बिगाड़ना ये सब चीज़ से लगा रहता था। लेकिन उसके बाद सही इंटरेस्ट मेरा जागृत हुआ मेरे बड़े भैया की वजह से। क्यों, कैसे? वो जब स्कूल में ही थे, तो अब इन्होंने कुछ परिवार की परिस्थिति की वजह से एक तरह से एजुकेशन से हट के फिर परिवार का जो बिज़नेस था, फैमिली बिज़नेस हमारा, उसको मतलब टेक ऑन करना शुरू किया कि उसको हम कैरी ऑन करेंगे। मतलब एक तरह से हमारी ये कह सकते हैं मम्मी की हेल्थ और पिताजी की भी, मतलब एक तरह से अकेले पड़ जाते थे, ये सारी चीज़ें थी। तो इसलिए उन्होंने अपना पढ़ाई सिर्फ 12th तक कंप्लीट किया। बाकी ये भी काफ़ी होनहार रहे हैं अपने समय पे और ये इनका ही एक तरह से ये रहता था कि कुछ हटके करना है हमेशा। मतलब जब भी जैसे कोई प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते रहते हैं स्कूल में, तो बाकी सब लोग कहीं ना कहीं ऐसे छोटे मोटे चीज़ें बना के सेटिस्फाइड थे। लेकिन भैया की रुचि रहती थी कि नहीं, हमको कुछ अलग करना है, हमें इतना सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाना ही नहीं है। अच्छा, विकास जी पढ़ाई कहाँ तक की है? सर मैंने तो अभी बीटेक और उसके बाद फिर एमटेक परस्यू कर रहा हूँ अभी। एमटेक मेरा आईआईटी खड़गपुर से चल रहा है, वीएलएसआई में। बीटेक मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में करी है और वो 2022 में कंप्लीट हो गया था और 2024 में मैंने एमटेक के लिए आईआईटी खड़गपुर वीएलएसआई डोमेन से वो शुरू किया एक तरह से ही 2024 में। एक सेमेस्टर पूर्ण हुआ है और दूसरा सेमेस्टर अब शुरू होने वाला है। हालांकि अब देखते हैं एमटेक का क्या करना है, क्योंकि अब दोनों में से एक तो चुनना ही पड़ेगा। लेकिन अगर प्रयास मेरा ये रहेगा कि अगर एमटेक को होल्ड पे डाल के किसी तरह से इसरो में जा सके तो हम होल्ड पे डाल के जाएंगे। वापस से फिर कभी रुचि हुई शायरी याद आती है विकास जी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक के न बैठे मंजिल के राही, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा आएगा। आपने वो हौसला रखा, साहस रखा और आज इस मुकाम पे आप हैं। इसलिए कि आसपास की बात करें, अमेठी की बात करें और आपके माता पिता से जब हम बात कर रहे थे तो उनके आँख में आंसू थे। बेटे को कैसा लग रहा था जब माँ बाप के आंखों में आंसू होते, वो भी खुशी के?
सर वो समझ लीजिए मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं प्राइड फील कर रहा था कि हाँ चलिए कुछ ऐसा कर पाया हूँ उनके लिए कि उन्हें लग रहा है कि हाँ उनकी मेहनत, उनकी तपस्या जो है वो कुछ हद तक सफल रही है, जो मुझे बनाने में उन्होंने की है। एक तरह से बचपन से ही हमेशा से पढ़ाई में तो हमेशा फुल सपोर्ट रहा है, उसमें कोई कभी भी एक भी कम्प्रोमाइज़ मैंने देखा ही नहीं है कि हाँ ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी कर ली जाए तो कम कीमत लगेगी, ये सब कभी हुआ ही नहीं उसमें। तो ये चीज़ बहुत अहम होती है, मतलब मैं तो कहूँगा कि पता नहीं कहाँ से, जैसे हमारा तो एजुकेशन का भी बैकग्राउंड बहुत एज सच वो नहीं रहा है, मतलब जैसे हमारे पिताजी भी जो हैं उन्होंने भी मैट्रिक्स की है, 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी उन्होंने। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि उसके बावजूद ये शिक्षा का महत्व समझते थे और जानते थे भली भांति कि जो है ये और आगे की शिक्षा ज़रूरी है, ये इतने से काम नहीं चलेगा। कभी जिम्मेदारियां पापा ने नहीं दी कि बेटा बस हो गई पढ़ाई, आपने इंजीनियरिंग कर ली है, बस अब नहीं पढ़ना है, आपको जो घर के हमारा जो फैमिली बिजनेस है उसमें हाथ बटाना है? नहीं सर, ये चीज़ तो कभी उनकी तरफ से आया ही नहीं कि आपको प्रेशर है कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। ये तो मैंने कभी फेस ही नहीं किया। मुझे तो पता नहीं, इमेजिन भी नहीं कर पाता हूँ कि कैसे माँ-बाप ये चीज़ कहते भी होंगे। मैंने कभी देखा ही नहीं, तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि कोई माँ-बाप कैसे कहता होगा ये चीज़ को। लेकिन ये चीज़ इसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि कभी इस चीज़ का प्रेशर कभी नहीं रहा। बाकी ये बात और है कि हाँ, कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं भी कोशिश करता था कि अगर पढ़ाई से कुछ समय बच पा रहा है, तो अपनी स्वेच्छा से अगर हो पा रहा है, तो उसमें भी अपना जो योगदान हो सके मैं देने की कोशिश किया हूँ, ताकि उनका भी कुछ भार कम हो पाए। वैज्ञानिक से हटकर किसी विभाग में आप जा सकते थे। जब आपसे हम बातें कर रहे थे, कैमरा नहीं चल रहा था, तो आप किसी विभाग में और अप्लाई किए थे, शायद उसमें हो गया था। किस विभाग में था? जी, एक्चुअली मेरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, एक भारत की मतलब ये सरकारी कंपनी ही है, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन की ही है, आईसी वगैरह बनाने का ही काम है उसका। तो उसमें चयन हो गया था हमारा, प्रोबेशनरी इंजीनियर या डेप्यूटी इंजीनियर बोलते हैं उसको, उसकी पोस्ट पे हो गया था। तो उसको हमने ज्वाइन नहीं किया। रीज़न उसका एक तरह से एकमात्र इसरो ही था। रीज़न ये था कि अगर उसको हम ज्वाइन कर लेते तो 3 साल का बॉन्ड था। अगर हम 3 साल तक वहाँ पे सर्व करेंगे और उस दौरान हम कोई भी फॉर्म या कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं दे सकते। ये उनका कंडीशन था, तो इसी वजह से हमने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि इसरो का प्रोसेस ऑनगोइंग था। अगर हम उसको ज्वाइन करते तो इसरो का इंटरव्यू भी नहीं दे सकते थे। इसके आप इंजीनियरिंग पद पे हुए हैं टेक्निकल, इसका प्रोसेस क्या है होता है? दर्शक खास करके जानना चाहते हैं, इसलिए कुछ क्षेत्र में आपने क्वालिफाई किया तो लोग जानना चाहते हैं, क्या है इसका पूरा प्रोसेस? जैसे इसरो का पूछ रहे हैं सर, या फिर इसरो में सर? इसरो में सर देखिए, 2 तरह से इसरो लेता है साइंटिस्ट पद के लिए। वैसे तो और भी पद होते हैं इसके, जो जूनियर साइंटिस्ट वगैरह के होते हैं, जो कि वो डिप्लोमा वगैरह से लेता है। लेकिन बीटेक के लिए, बीटेक एमटेक के लिए 2 पद होते हैं, 2 तरह से होते हैं, मतलब पद तो यही रहेगा, साइंटिस्ट स्लैश इंजीनियर बोलते हैं इसको। तो इस पद के चयन के लिए 2 रास्ते हैं। एक ये है कि इसरो खुद से अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जिसको आईसीआरबी नाम से जाना जाता है। तो वो अक्सर एक ट्रेंड रहा है कि 2-2, 3-3 साल के गैप पे होता है। मतलब हर साल आने वाला एग्ज़ाम नहीं है ये। तो 2-2, 3-3 साल के गैप पे इसरो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और बीच-बीच में अगर उसको रिक्वायरमेंट और भी होती है, अदर देन आईसीआरबी, उसको और भी लोगों की नीड होती है, तो वो गेट एग्ज़ाम होता है, जो इंजीनियरिंग का एक एग्ज़ाम है, तो फिर उसके थ्रू भी वो लेता है। और इंटरव्यू दोनों में होता है। बाकी बस फ़र्क इतना सा होता है कि आपको गेट के एग्ज़ाम के बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, या फिर आपके ये डेडिकेटेड आईसीआरबी का जो एग्ज़ाम है उसके बेसिस पे आपको क्वालिफाई करते हैं। मेरा जो हुआ है वो आईसीआरबी के थ्रू हुआ है। आईसीआरबी का एग्ज़ाम जो था वो मैंने 7 जनवरी 2024 को दिया था, और उसके बाद फिर उसका रिज़ल्ट आया, करीब 22 मई को आया था रिज़ल्ट। फिर मई में उसका जब रिज़ल्ट आया तो उसके कुछ दिन बाद ही इंटरव्यू की डेट आ गई, और इंटरव्यू मेरा पड़ा 22 अगस्त को। कहाँ इंटरव्यू दिया था आपने? इंटरव्यू मेरा अहमदाबाद में था। कहाँ पे? अहमदाबाद। अहमदाबाद में सैक बोलते हैं उसको, सैटेलाइट एक्टिविटी सेंटर, इसरो का ही एक ब्रांच है कह सकते हैं वहाँ पे अहमदाबाद में। लेकिन मेरा जो हुआ है सैटेलाइट एक्टिविटी सेंटर में हुआ है, मतलब मुझे इस चीज़ का शायद आइडिया ना हो कि और भी कोई सेंटर है वहाँ पे। फिलहाल सैटेलाइट एक्टिविटी सेंटर जो है वहाँ पे, सॉरी, सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर आई गेस ये है नाम। जिस क्षेत्र में आपका वो हुआ है उसमें काम क्या होगा विकास जी का? इसमें सर काम मेनली वही, मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन ही रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में जो भी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की नीड्स हैं वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोलर्स बनाना, जो कि प्रॉपर हर एक्चुएटर्स को और इंजन्स को कंट्रोल करे, प्रॉपर स्पीड पे प्रॉपर ब्रेक्स वगैरह प्रॉपर अप्लाई हो, जो मतलब फॉर एग्जांपल आप रोवर बना रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ जो कि मूव कर रही है आपसे, धरती से हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर तक जा रही है वो, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये हमारा मेन कंसर्न रहता है। मतलब इतनी दूर से संपर्क भी होना चाहिए उससे, डेटा वहाँ से आना चाहिए यहाँ पे, और साथ के साथ वो वहाँ पे भी कुछ ट्रबल शूट एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए
किसी कारण से संपर्क टूटता है तो वापस रिट्राइव करने की कोशिश करें। ये सारी सिस्टम्स हम बनाने के लिए तरह-तरह के जैसे इलेक्ट्रॉनिक चंद्रयान-1 हुआ था। हाँ, चंद्रयान में भी मतलब इनफैक्ट चंद्रयान 2 का जो मिशन था, उसमें भी एक छोटे से फॉल्ट की वजह से मे बी कह सकते हैं शॉर्टकमिंग या अननोन फॉल्ट की वजह से कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ था और उसके बाद फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल गया था। फिर उस कंट्रोल के बाहर चला गया, उसके बाद फिर वो फाइनली अपने मिशन में उतना कामयाब नहीं ठहरा जितना कि होना चाहिए था। चंद्रयान-3 पे काम चंद्रयान 3 तो हाँ, उसने तो धूम यही मचाई। काम है आपका। जी, जी, वो तो कामयाब था ही। तो एक तरह से उन पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, वो हमारा मेनली क्षेत्र होगा, उस पे हम रिसर्च भी करेंगे और साथ में जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं, उन पे भी काम करेंगे। ये हमारा मेन रोल रहेगा एक तरह से। विकास जी, आज के युवा हैं और यूथ हैं, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे लगे रहते हैं रील बनाने में। विकास जी को कहीं ख्याल नहीं आया कि हम भी रील बनाएं? कहीं ये दिमाग में नहीं आया कभी? इसके लिए तो यूँ कह सकते हैं कि चाहे मेरा कुछ तो मैं खुशनसीब हूँ इस मामले में कि मुझे इंटरेस्ट आया तो उन चीज़ों में, लेकिन उतना ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट तो नहीं गेन कर पाया जितना कि मुझे अपने पैशन से रिलेटेड था। जैसे मैं अगर मुझे आप यूट्यूब चलाते भी देखेंगे, तो आप कोई गाने, फ़िल्मी या फिर कोई सीरीज़ या कोई मूवी वगैरह देखते हुए नहीं देखेंगे आप। आप मुझे अक्सर कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी से रिलेटेड सर्च करते या कुछ खोजते हुए देखेंगे। तो मेरा ज़्यादा रुझान उसी तरफ था, तो इसीलिए मैं कहूँगा डिस्ट्रैक्शन था, ऑफ कोर्स रहता है, इतना नहीं है, लेकिन बस उसको कितना कंट्रोल कर ले जाएँ हम, उसमें हमारा एक तरह से सबसे ज़्यादा योगदान होता है। मतलब कि हम उसको कितना मिनिमाइज़ कर ले जाएँ और कितना अपने काम की चीज़ों को और ज़्यादा फ़ोकस दे पाएँ। बस ये हमारा वो होना चाहिए, बस मेरा तो यही मानना है। बाकी तो डिस्ट्रैक्शंस ऑफ कोर्स होता ही है, मतलब कि हर तरह का डिस्ट्रैक्शन आता है और उससे बचा एकदम से नहीं जा सकता। एक कड़वा सवाल, पिताजी बैठे हैं और आप एक प्रेरणा स्रोत बने हैं इस एरिया के, अमेठी जनपद के, प्रदेश में 11वीं रैंक लाना, तो एक कड़वा सवाल पूछेंगे, शायद आप उस पर जवाब भी न दे पाएँ ना, लेकिन आज के युवाओं में ये चीज़ें हैं, प्यार की तरफ भागते हैं, ज़्यादा करके उनको प्यार होता है। तो कभी विकास जी को नहीं लगा, इसलिए तो कभी ये नहीं कि ये लड़की पसंद है इससे प्यार किया जाए, इसलिए कि बड़ा काम किए हैं आप, तो पापा का सीना गर्भ से चौड़ा कर दिए हैं आप। अगर शायद वो चीज़ किए होते तो जो आज हम इंटरव्यू आपका कर रहे हैं और आपके पापा और बड़े भैया, छोटा भाई बैठा है, वो चीज़ें ना हो पाती, क्यों? तो कभी हुआ नहीं ऐसा? सर देखिए, प्यार बहुत मेरे लिए समझ लीजिए ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं अगर, तो वो प्यार नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी को एफर्ट करके किसी को रिझाना, जो ये होता है टेंडेंसी लोगों का, उससे आप अगर किसी को हासिल करते हैं तो वो आपने उसे हासिल किया ही नहीं। प्यार ऐसी चीज़ है जो शायद मेरे ख्याल से नेचुरली आनी चाहिए। मतलब मेरा मानना तो ये है कि उसके लिए कभी किसी का ये नहीं होना चाहिए कि एफर्ट उसमें डालना पड़ रहा है हमें। अगर वो फोर्स्ड है तो प्यार नहीं है वो। तो इस वजह से मेरा कभी ये इंटरेस्ट नहीं रहा कि हाँ, मैं इन चीज़ों की तलाश में या इन चीज़ों के तरफ एफर्ट अपना वेस्ट कभी करूँ। दिमाग गया नहीं। जी, मतलब ऐसा नहीं है कि जो है हाँ, ये चीज़ें आई नहीं बीच में या फिर ऐसा कुछ एकदम से सामने नहीं आया। बहुत चीज़ें आई, लेकिन मुझे वहाँ पे डेडिकेशन नहीं दिखी, तो मुझे समझ में आ गया कि ये प्यार नहीं है। इग्नोर किया आपने। ये प्यार नहीं है। ये कुछ एक तरह से कह सकते हैं टेम्परेरी अट्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर उस वजह से हमने उसको सिंपली इग्नोर किया। उसमें फिर क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? हम तो यही कहेंगे कि भाई अगर आप अपने कर्म पे ध्यान देते हैं, अगर अपने कर्म निष्ठा पे आप बने रहते हैं, तो फिर आपको ज़रूर बहुत अच्छा ही मिलेगा। जो कोई भी मिलेगा आगे, बहुत अच्छा ही मिलेगा। आपको उसके लिए बहुत तंग होने की ज़रूरत नहीं है। इधर-उधर मारे-मारे फिरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप विकास मोदनवाल जी को सुन रहे थे, अब उनके पापा जी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, इनके इसलिए कि इनके पुत्र ने कमाल किया है और इनका जो सीना है वो चौड़ा कर दिया गर्व से, क्षेत्रवासियों का भी नाम रोशन किया है। इनके समाज के लोगों में काफ़ी खुशी की लहर है, प्रदेश में, अमेठी में खास करके है ही है, तो बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं? बहुत बहुत बधाई, आपके बेटे ने कमाल किया है, 11वीं रैंक ला के पूरे भारत में नाम रोशन किया है। कितनी खुशी महसूस कर पा रहे हैं, आज के पुत्र कर नहीं पाते। अभी हम बात कर रहे हैं ना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाते हैं, आपके बेटे ने देर रात मेहनत करके काम कर लगन से और इतना बड़ा नाम किया, क्या कैसा कहना चाहेंगे? मुझे कितनी खुशी है मैं बयां नहीं कर सकता, शायद मेरे पास शब्द नहीं है। और मेरे बेटे के अंदर हमेशा टैलेंट रहा है और हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया इसको, कभी कहीं दिक्कत नहीं आने दिया।
हमेशा प्रोत्साहन ही करते रहे, इनको बढ़ाते ही रहे आगे। जब कभी निराशा हाथ आती थी तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इनको हम एक कहानी सुनाया करते थे क्या है कहानी? कि देखो बेटा, मंदिर में जाओ तो आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हो भगवान के पास, तो वहाँ आपको देखते हैं कि सीढ़ियों पे बहुत सारे पत्थर लगे होते हैं, और जो मूर्ति वहाँ बैठी है वहाँ पे वो भी एक पत्थर की है। तो पत्थर वाली मूर्ति जो है और जो सीढ़ी पे लगी है मूर्तियाँ, आपस में दोनों पत्थर बात कर रहे थे कि हमारा आपका जन्म एक ही पहाड़, एक ही पर्वत से निकले हम दोनों, हमारा वहीं से जन्म हुआ, पर आज तुम्हारे ऊपर दूध चढ़ाया जा रहा है और मालाएं चढ़ाई जा रही, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, और मेरे ऊपर जो लोग पैर रख के मैं सीढ़ियों पे बैठा हूँ, सीढ़ियों में जड़ दिया गया हूँ, और मेरे ऊपर लोग पैर रख के आते हैं यहाँ पे, ऐसा क्या है? तो मूर्ति वाला पत्थर ने कहा, भाई हम दोनों एक ही जगह से जन्मे हैं, हमारा जन्म एक ही जगह से हुआ, एक ही पहाड़ से हुआ, लेकिन जब उस पहाड़ से निकले हम तो जो जल की धारा है उसमें लुढ़कते 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 ठोकर खाते खाते हम बहुत दूर तक निकल गए। बहुत असहनीय कष्ट हो रहा था और उस दर्द को मैंने सहा, और जब तक मैं तराश के इस रूप में, इस मूर्ति रूप में नहीं आ गया, तब तक मैंने उस आधार को, उस लक्ष्य को छोड़ा नहीं। मैं कष्ट को सहता रहा, और आप भी जब मेरे साथ आए तो मेरे साथ कदम से कदम ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाए, आप किनारे हो लिए। तो जो तराशने का काम गुरुजन करते हैं, जो माता पिता करते हैं, उसमें कष्ट जरूर होता है बच्चों को, भाई वो तो उसको सही रास्ते पे लाएंगे। जब भी आप बच्चे से आप बात कर रहे थे कि मौज मस्ती भी होती है इसमें, तो मेरा बेटा मौज मस्ती की तरफ ध्यान नहीं दिया, सबको प्यार किया उसने, लेकिन जो सही तरीका है, जो सलीका है, उसी हिसाब से इसके कॉलेज में भी बहुत सारी लड़कियां थीं, बहुत सारे फ्रेंड स्टूडेंट थे, हर तरह के लोग थे, प्रताड़ित करने वाले लोग भी थे, क्योंकि वहाँ ऐसे स्वभाव के भी बच्चे रहते हैं। जब अपने बेटे का नाम विकास रख रहे थे तो कुछ सोच समझ के रखे थे क्या कि विकास करेगा? जी बिल्कुल, मन में यही था। हमारे बेटे का जब जन्म हुआ उस दिन दशहरा था, दशहरा का मेला लगा हुआ था, और उसी दिन हमारे बेटे का जन्म हुआ। हमारे चाचा जी थे, उनको मैं बहुत व्यस्त था, मैं मिठाई का व्यवसाय है और मैं उसी में बिजी था, और उसी टाइम पे प्रसव पीड़ा मेरी पत्नी को हुआ, तो मैंने चाचा जी के साथ भेज दिया हॉस्पिटल उनको, और मैंने चाचा जी से कहा कि आप पूरी जिम्मेदारी निभाइए। तो वहाँ पे पिता का नाम या बाबा का नाम जब ये हुआ कि यहाँ साइन करिए, तो चाचा ने मेरे फ़ोन किया, संतोष जी ऐसी आवश्यकता है आपके। हम कहे चाचा आप सब हैं, मेरे भाई, मेरे माता पिता सब आप हैं, मैं नहीं आऊँगा, आप ही देखिए वहाँ पे। तो वहाँ इसका जन्म हुआ, और उस दिन दशहरा का मेला था। तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा होती है, भाई मेला है, दशहरा का त्यौहार है, पर्व है, दशहरा दीपावली बड़ा पर्व है। तो उस दिन बड़ी खुशी हुई हमको, विकास तो होना ही था। आपकी आंखों में आंसू? अब विकास हो भी गया। आपकी आंखों में आंसू? जब ऐसा माहौल बनता है, एक हमारे बहुत सारे मित्र आए, हमारे समाज के भी लोग आए, अभी तो खुशी की बात है। हाँ, तो बस खुशी के मारे मेरे आंसू थे। मेरे बच्चे का वक्तव्य मैं सुन रहा था, तो जो मैंने सिखाया, जो मैंने प्रेरणा दिया, मैं देख रहा हूँ कि वही छवि उसके अंदर है। आप देख रहे थे हमारे साथ अमेठी के विकास मोदनवाल जी थे, और उनके पिताजी संतोष मोदनवाल जी थे, जो पूरे भारत में 11वीं रैंक लाकर इलेक्ट्रॉनिक वैज्ञानिक बने हैं। और पूरी चर्चा आपने सुनी, कैसा रहा इनका संघर्ष, कैसे ये यहाँ तक पहुँचे, सारी चीज़ें इन्होंने बताई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात अब तक न्यूज़ अमेठी।